स्वागत है आपका भारत की खबरें में। आज देश भर में क्या कुछ बड़ी घटनाएं घटी, राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल देखने को मिली, अब तक के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में कितनी आई तेजी, इन सभी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मगर आइए उससे पहले देख लेते हैं सुर्खियां। सीडीएस बिपिन रावत का निधन, हेलीकॉप्टर क्रैश में पत्नी मधुलिका समेत सभी 13 लोगों की मौत। पीएम मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर सपा सांसद जया बच्चन का पलटवार, कहा मुझे लाल टोपी पर गर्व है। ममता बनर्जी बोली हमारे गांव में आ जाते हैं बीएसएफ कर्मी, पुलिस उन पर रखे नजर। सुकेश चंद्रशेखर मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली ईडी दफ्तर पहुंची जैकलिन फर्नांडिस। तेजस्वी यादव की शादी पक्की, दिल्ली में होगा सगाई समारोह, मौजूद रहेगा पूरा लालू परिवार। फारूक अब्दुल्ला ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले लोगों से झूठ बोलती है भगवा पार्टी। डेल्टा से ज्यादा गंभीर नहीं है ओमिक्रॉन, कारगर साबित होंगी मौजूदा वैक्सीन, डब्ल्यूएचओ ने कहा। लखीमपुर खीरी मामले में अजय मिश्र पर नहीं दर्ज होगा केस, कोर्ट ने खारिज की मृत पत्रकार के भाई की याचिका। लखनऊ में धारा 144 लागू, जिम होटल 50% के साथ ही खुलेंगे, घर से बाहर मास्क पहनना अनिवार्य। दिल्ली में धीरे धीरे सुधर रही हवा, बहुत खराब से खराब कैटेगरी में पहुंचा AQI लेवल। तमिलनाडु में कुन्नूर के जंगलों में बुधवार को सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। घने जंगलों में हुए इस हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत सेना के 14 अफसर सवार थे और इस दुर्घटना में 14 के 14 सवारियों की मौत हो गई। जनरल बिपिन रावत नहीं रहे, वे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS थे। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार दोपहर करीब 12:20 पर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। उसमें जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 लोग सवार थे। इससे पहले हादसे के बाद सभी घायलों को गंभीर हालत में वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया था, जहां से करीब 5.5 घंटे तक खबर आती रही कि जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत कई जवान बुरी तरह घायल हैं। लेकिन फिर बारी बारी से मौत की खबर आने लगी। यूपी चुनाव में टोपी वाली सियासत के रंग दिल्ली में भी दिख रहे हैं। आज संसद भवन परिसर में विपक्ष के प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के सांसद लाल टोपी पहनकर पहुंचे। अखिलेश यादव, जया बच्चन समेत कई नेता लाल टोपी में दिख रहे थे। कल गोरखपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लाल टोपी का मतलब रेड अलर्ट है। बाद में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने काली टोपी वाली तस्वीर ट्वीट करके बीजेपी पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, जब भी मौका मिलता है मैं लाल टोपी पहनती हूँ। पूरे बंगाल के चुनाव में मैंने लाल टोपी पहनी थी, मुझे लाल टोपी पर गर्व है, मैं काली टोपी नहीं पहनती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के बोलने से क्या होता है, आपका काम बताएगा। आप 5 साल वहां बैठे रहे, आपने क्या किया ये पब्लिक बता देगी। वो घबराए हुए हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। जया बच्चन ने ये भी कहा उनका वो सम्मान करती हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री के पद पर हैं, भले ही व्यक्ति का नाम नहीं है। प्रधानमंत्री की आदत है कि वो 1-2 जुमले छोड़ देते हैं और फिर उसी पर प्रचार करते हैं, लेकिन सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, काम करके दिखाइए। नागालैंड में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 14 नागरिकों के मारे जाने के मद्देनजर मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पड़ोसी देशों की सीमाओं से लगे जिलों के पुलिस से कहा
वे सीमा सुरक्षा बल की गतिविधियों पर नजर रखें। उन्होंने पुलिस को ये निर्देश भी दिया है कि सीमा सुरक्षा बल को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई करने की अनुमति न दी जाए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। यहाँ करंजोड़ा में उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर जिलों की एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा, मुझे पता है कि ये समस्या है। बीएसएफ कर्मी हमारे गांव में आ जाते हैं और फिर हमें परेशान किए जाने की शिकायतें मिलती हैं। वे पुलिस को बिना बताए कई स्थानों पर चले जाते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने ये भी कहा, नागालैंड में क्या हुआ ये सभी ने देखा है। विधानसभा चुनाव के दौरान बंगाल के सीतलकुची और हाल में कूच बिहार में गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हुई थी। मैं ब्लॉक विकास अधिकारियों और निरीक्षक प्रभारियों से सचेत रहने को कहूंगी। सुकेश चंद्रशेखर के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के दिल्ली दफ्तर ने फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को बुधवार को तलब किया। इसके बाद वो बुधवार को दफ्तर पहुंची। ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर से संबंधित मामले में पूछताछ के लिए जैकलिन को दिल्ली स्थित दफ्तर बुलाया। जैकलिन ने ईडी के दफ्तर में पूछताछ करने के लिए गई थी। 200 करोड़ की वसूली के सरगना सुकेश चंद्रशेखर के साथ उसके संपर्क में आने के बाद से लेकर उसकी मीटिंग और नजदीकियां भी शामिल हैं। बता दें कि एक्ट्रेस के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है ताकि वो देश छोड़कर नहीं जाए। बीते शनिवार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तकरीबन 7000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें जैकलिन समेत कई दूसरे नाम शामिल हैं। चार्जशीट में सामने आया है कि सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन को 10 करोड़ रुपए के महंगे तोहफे दिए थे। अधिकारियों ने बताया है कि अभिनेत्री को बुधवार को एजेंसी के समक्ष पेश होकर सवालों के जवाब देने और अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। प्रवर्तन निदेशालय पहले भी इस मामले के संबंध में 2 बार जैकलिन से पूछताछ कर चुका है। राजद नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की शादी पक्की हो गई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में आज या कल उनकी सगाई भी हो सकती है। पूरा लालू परिवार इस समय दिल्ली में मौजूद है। तेजस्वी तेज प्रताप लालू के साथ दिल्ली में हैं। वहीं राबड़ी देवी और मीसा भारती भी वहीं मौजूद है। बताया जा रहा है कि सगाई में सिर्फ 50 खास रिश्तेदार शामिल होंगे। तेजस्वी यादव को लालू यादव का राजनीतिक वारिस भी माना जाता है। लालू की गैर मौजूदगी में वे ही पार्टी से जुड़े सभी फैसले लेते रहे हैं। अभी तेजस्वी बिहार में विपक्ष के नेता भी हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से विधायक हैं। वे 2015 से लेकर 2017 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तेजस्वी क्रिकेट में भी हाथ आजमा चुके हैं। वे आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम से खेल चुके हैं। वे झारखंड क्रिकेट टीम का भी हिस्सा रहे हैं। सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा लोगों से झूठ बोलती है, चुनावों में नफरत और धर्म जाति के नाम पर वोट मांगती है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में 750 किसानों ने शहादत दी। खुद जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसानों का समर्थन करते हुए भाजपा को आगामी चुनाव में हार के संकेत दिए थे। 5 राज्यों में हार को देखते हुए मोदी सरकार ने कृषि कानून रद्द कर दिए। डॉक्टर फारूक मंगलवार को शेर कश्मीर भवन जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के केंद्रीय जोन जम्मू के 1 दिवसीय सम्मेलन में बोल रहे थे। नेका प्रमुख ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अफसरशाही से आम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। खुद भाजपा के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता कहते हैं कि अफसरशाही को खत्म करें, नहीं तो यहाँ के लोग बर्बाद हो जाएंगे। हर तरफ तानाशाही है, अधिकारी फोन तक नहीं उठाते हैं। नए कृषि कानूनों पर संसद में विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया गया। संसद का काम देश के मसलों का हल करना है और इसके लिए बहस जरूरी है, लेकिन देश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। भाजपा सोच रही है कि उसके पास पूर्ण बहुमत है तो वे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन समय इसका जवाब देगा। दुनिया भर में ओमिक्रॉन को लेकर चिंता बढ़ती ही चली जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि कोविड-19 का नया वेरिएंट तेजी से फैलता है।
इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए स्ट्रेन के खिलाफ मौजूदा टीकों की प्रभावकारिता के बारे में आशंकाओं को शांत किया है। WHO के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया, ये मानने का कोई कारण नहीं है कि ओमिक्रॉन पहले आए वेरिएंट की तुलना में अधिक गंभीर है या कि मौजूदा टीके इसके खिलाफ विफल हो जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपात निदेशक माइकल रयान ने एक साक्षात्कार में बताया, ओमिक्रॉन अत्यधिक संक्रामक जरूर है, लेकिन इस बात के ठोस सबूत नहीं मिले हैं कि ये डेल्टा जैसे पिछले कोविड-19 वेरिएंट की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा, मौजूदा टीकों को उन लोगों की भी रक्षा करनी चाहिए जो ओमिक्रॉन के गंभीर संक्रमण से बीमार पड़ेंगे। WHO के अधिकारी ने कहा, हमारे पास अत्यधिक प्रभावी टीके हैं जो गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने के मामले में अब तक कोविड के सभी प्रकारों के खिलाफ प्रभावी साबित हुए हैं और ये सोचने का कोई कारण नहीं है कि ओमिक्रॉन के खिलाफ भी वैक्सीन सफल साबित नहीं होगी। हालांकि रयान ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का अध्ययन करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है ताकि उचित रूप से ये समझा जा सके कि ये कितना खतरनाक है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए बहुचर्चित टिकुनिया हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को CJM कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उन पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग को लेकर दायर याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। पत्रकार रमन कश्यप के भाई ने कोर्ट में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखने की मांग को लेकर CRPC की धारा 156 के तहत अर्जी डाली थी। CJM कोर्ट ने इस मामले में तमाम जिरह सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। बता दें कि टिकुनिया में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसानों और पत्रकार रमन कश्यप सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। टिकुनिया कोतवाली से आख्या तलब करते हुए CJM चिंताराम ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए 15 नवंबर की तारीख मुकर्रर की थी। हालांकि टिकुनिया पुलिस की आख्या न आने की वजह से उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी और कोर्ट ने 25 नवंबर की अगली तारीख तय की। कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में कहा गया है कि रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम 50% क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे। साथ ही लखनऊ में मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया है। अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वहीं बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। JCP लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मीडिया के आदेश के मुताबिक कोरोना के सभी गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। विधानसभा के आसपास किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं खुले स्थानों में क्षेत्रफल के अनुसार आयोजन होंगे, लेकिन प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य होगा। साथ ही धर्म स्थलों में 50 से अधिक श्रद्धालुओं के एक बार में इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार आया है। हालांकि अब भी राजधानी की हवा प्रदूषित है। दिल्ली में बुधवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 235 दर्ज किया गया और ये कैटेगरी खराब है। पहले दिल्ली का AQI लेवल बहुत खराब कैटेगरी में दर्ज किया जाता था। बता दें कि पिछले 1 महीने से अधिक समय से दिल्ली NCR की हवा काफी प्रदूषित रही है और लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत होती रही है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक प्रदूषण की समस्या को दूर करने की कोशिश में जुटी हुई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के आंकड़े के अनुसार दिल्ली का AQI लेवल 235 रहा, जबकि मंगलवार को ये 255 रहा था। वहीं सोमवार को AQI लेवल 322 दर्ज किया गया था। इससे मालूम चलता है कि पिछले 2 दिनों में दिल्ली की हवा में फैला प्रदूषण काफी कम हुआ है। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। कल होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए CN राष्ट्रीय। नमस्कार।